Hello students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Today we are going to discuss NTA paper 71 NEET Physics. So let's start. Question number 1. According to Bohr model, what determines the shortest wavelength in a given series of wavelength emitted by the atom? So आपसे पूछा है, देखो एटम से एमिट होने वाली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, राइट? सो अगर एटम एमिट करेगा एनर्जी, सो एनर्जी एमिटेड बाय एटम डेल्टा ई विच इज इक्वल्स टू ई एन फाइनल माइनस ई एन इनिशियल, और एनर्जी का रिलेशन लेमडा के साथ आपको पता है इट विल बी एच सी बाय लेमडा. सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स लेमडा मिनिमम, लेमडा शॉर्टेस्ट मीन्स लेमडा डिक्रीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेंगे. सो एनर्जी विल बी मैक्सिमम. अब एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए ये जो एनर्जी का जो एमिशन है, ये यहाँ पर डिफरेंस जो होगा एनर्जी का, ये मैक्सिमम होना चाहिए. सो एन फाइनल और एन इनिशियल, यहाँ पर एन फाइनल जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करता है ये होना चाहिए लोअर, और इनिशियली जहाँ से इलेक्ट्रॉन इनिशियल होता है वो होना चाहिए हायर. सो हायर से लोअर में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी. एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी सो लेमडा मिनिमम होगा, मीन्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एटम एनर्जी एमिट करेगा. सो करेक्ट, इसमें देखो आप ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है इसका द क्वांटम नंबर NF दैट आइडेंटिफाइज द लोअर एनर्जी लेवल इनटू विच द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल. सो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The frequency of X-rays, gamma rays and visible light wave rays are A, B and C respectively. Then, so electromagnetic waves का जो स्पेक्ट्रम है उसकी सीक्वेंस आपको पता है. ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज की हुई हैं. ये आपको पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और गामा रेज की वेवलेंथ मिनिमम होती है, क्योंकि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये लेमडा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. बट लेमडा डिक्रीजिंग है मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है. जहाँ लेमडा मैक्सिमम होगा फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. सो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी गामा की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की. सो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देन एम माइक्रो की फ्रीक्वेंसी, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. आपके पास यहाँ पर 3 रेज हैं, एक्स रेज, गामा रेज एंड विजिबल. सो एक्स रेज की ए फ्रीक्वेंसी है, गामा की बी, तो सबसे लास्ट में गामा है तो बी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है. देन गामा से पहले एक्स है, इससे छोटी फ्रीक्वेंसी एक्स की है, और सबसे लेस फ्रीक्वेंसी होगी विजिबल की. सो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी विजिबल की है सी. सो ये ऑर्डर है B is greater than A and A is greater than C. बट ये ऑर्डर आप देखो, इसमें आपका कंपैरिजन 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच में किया हुआ है. B is greater than A and A is greater than C. सो आप देखो इसमें ऑप्शन, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है B is greater than A, करेक्ट है, B is greater than A है. B is greater than C, तो डेफिनेटली B is greater than C है, बिकॉज A is greater than C है तो B तो डेफिनेटली ग्रेटर देन C होगा. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा A. Now, question number 3. The position vectors of two identical particles with respect to the origin in 3-dimensional coordinate systems are r1 and r2. The position vector of center of mass of the system is given by. So, इसमें आपसे पूछा है position vector of center of mass. So, position vector of center of mass RCM. इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यह है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है. बट यहाँ पर जो 2 पार्टिकल्स हैं वो 2 पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं. सो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं मीन्स मास इनका सेम होगा. सो m1 की जगह m लिखेंगे, m2 की जगह भी m ही होगा, और अपॉन m1 प्लस m2 अगेन m प्लस m, तो यहाँ पे 2m होगा. सो m आप कैंसिल कर दें कॉमन लेकर. सो RCM की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 बाय 2.
ये RCM की वैल्यू है R1 प्लस R2 बाई 2। सो पोजिशन वेक्टर ऑफ RCM जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 बाई 2। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, two heating coils of resistances 10 and 20 ohm are connected in parallel and are connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm. The power consumed by them are in the ratio. So आप देखो बच्चों इसमें कॉइल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 10 और 20 है। एक रेजिस्टेंस हो गया 10 का, एक रेजिस्टेंस हो गया 20 का। ये दोनों रेजिस्टेंसेस की कॉइल्स जो हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस की कॉइल्स पैरेलली कनेक्टेड हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, ये भी गिवन है। पावर कंज्यूम्ड बाय देन इन द रेशियो। सो पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा, अक्रॉस बोथ कॉइल्स V सेम रहेगा। पावर का फॉर्मूला आप यहां पर कौन सा यूज करेंगे जिसमें V हो और R हो, बिकॉज ये रेजिस्टेंस गिवन है और पैरेलल कनेक्शन और वोल्टेज गिवन है 12। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। सो पावर का फॉर्मूला आप यूज करोगे V स्क्वायर बाई R, बिकॉज V हमें पता है सेम है और रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो V और R को यूज करते हुए पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। सो V बिकॉज सेम है मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स अगर रेशियो निकालना है तो P1 अपॉन P2 इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे आएगा R2 अपॉन R1। R2 आपका 20 है, R1 10 है, सो रेशियो आएगा 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉल ऑफ मास m 0.5 kg is attached to the end of string having length 0.5 meter. The ball is rotated in a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 324 Newton. Maximum possible value of angular velocity of the ball. So maximum possible value of angular velocity means ओमेगा आपसे पूछा है इसमें। अभी जो बॉल है, बॉल का वर्टिकल एक्सिस के लिए सर्कुलर मोशन होता है। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, बॉल का सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन इस तरह से इस पाथ पे होगा, राइट। सो स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है L और ये इसका सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी R। क्लियर। ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है, ये थीटा एंगल सपोज कर लिया, जो इस डायग्राम में भी दिया हुआ है ये थीटा एंगल है। सो स्ट्रिंग की टेंशन होती है T और ये जब सर्कुलर मोशन करेगा, रोटेशन मोशन करेगा, तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है घूमने की, रोटेट करने की, वो ओमेगा है। रेडियस होगी इसकी R, थीटा एंगल है। सो L तो गिवन है बट रेडियस R गिवन नहीं है। सबसे पहले हम R निकालेंगे। R निकालने के लिए आप यूज करोगे, परपेंडिकुलर है, हाइपो है, सो साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो R की वैल्यू होगी L साइन थीटा। मीन्स जिस रेडियस पे ये रोटेट कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, उसकी रेडियस R होगी। सो अब आप देखें सर्कुलर मोशन होता है, ओमेगा इसका पाथ है, सेंटर ये है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज Fc। और ये है टेंशन T। टेंशन का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा, टेंशन का जो कंपोनेंट, ये जो टेंशन है इसका कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आएगा वो होगा T, ये थीटा है, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा मीन्स जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा वो होगा T साइन थीटा। मीन्स T साइन थीटा सेंटर की तरफ है और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो T साइन थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। सो T साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R, सेंट्रीपिटल फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर R। सो T साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R। अब आपको निकालना यहाँ पर ओमेगा है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू T साइन थीटा अपॉन m इंटू R। R की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में देखी, क्या है R की वैल्यू, R की वैल्यू L साइन थीटा। सो हम यहाँ पुट कर देते हैं T साइन थीटा अपॉन m
आर की वैल्यू है एल साइन थीटा। सो हमें थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही साइन थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये कैंसिल हो गया। सो ओमेगा इक्वल्स टू होगा अंडर रूट टी अपॉन एम इंटू एल। अब आप यहां पर वैल्यूज रख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टी की वैल्यू गिवन टेंशन मैक्सिमम स्ट्रिंग कैन बियर वो है 324 अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉल इज हाफ kg मीन्स 0.5, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो भी हाफ है मीन्स 0.5 मीन्स हाफ। सो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 2 इंटू 2 4 होगा, 324 इंटू 4। सो 324 का अंडर रूट होगा 18 और 4 का अंडर रूट होगा 2। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई 36 रेडियन पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 36, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है 36। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is connected to a string and is undergoing a complete vertical circular motion of radius 1 meter. If it is barely able to complete the vertical circle, then the difference in its kinetic energy at the top and the bottom of the circle is. So there is a vertical circular motion which is just completing its path. बॉडी का ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले लोअर पोजीशन पे, यहाँ पर स्पीड होती है VL, फिर टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ पर उसकी स्पीड होती है VH। बिकॉज आपको इसमें पता है कि जस्ट कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर मोशन, सो VL की मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट 5GR। R इसकी रेडियस है और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, कंप्लीट सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन वो होगा अंडर रूट GR। सो आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, डेल्टा KE मीन्स हाफ m VL लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी VL स्क्वायर माइनस हाफ m VH हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। सो ये है डेल्टा KE। सो कॉमन आएगा हाफ और m, VL की वैल्यू अंडर रूट 5GR, स्क्वायर करेंगे होगा 5GR माइनस टॉप पर है GR। इसको आप सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू गिवन है 1, सो हाफ m की वैल्यू है 1 इंटू 5GR माइनस GR इट विल बी 4GR। सो 2 से 4 कैंसिल करें तो 2GR। सो डेल्टा KE इट विल बी 2GR। सो रेडियस इज 1 मीटर, 2G की वैल्यू 10 दी हुई है, रेडियस है 1, सो डेल्टा KE इज 20। सो करेक्ट ऑप्शन होगा B, इट्स 20 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B आपसे पूछा है। सो देखो सबसे पहले तो आप इसमें इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करें और इक्विवेलेंट आप इसमें रेजिस्टेंस निकालें। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आप देखो इधर कि टोटल EMF कितना होगा और टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। 4 एंड 6 दोनों सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड हैं, तो टोटल EMF आप ले लो 10 वोल्ट और दोनों का रेजिस्टेंस टोटल करेंगे तो आएगा 10 ओम। सो करंट इन द सर्किट जो होगा I विच इज इक्विवेलेंट 10 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10, 1 एम्पियर। दैट मीन्स सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B आपसे पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A टू B पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो यहां से आप शुरू करें A से, VA माइनस VB पूछा है, VA माइनस VB, क्लियर। सो A से आप देखें करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरह से जाएगा, करंट A से आप चल रहे हैं तो करंट आपके ट्रेस करने की डायरेक्शन में ही है। सो I इंटू 2 देन माइनस 6 देन B पॉइंट आ गया। सो 2I माइनस 6, I कितना है 1, सो 2 माइनस 6 इट विल बी माइनस 4 वोल्ट। सो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस 4 वोल्ट। डेल्टा VA, डेल्टा V जो होगा वो है माइनस 4 वोल्ट बिटवीन A एंड B, और अगर आप VB माइनस VA निकालें तो ये होगा 4 वोल्ट। सो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ऑप्शन आपके पास एक ही है 4 वोल्ट।
सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सर्किट कंसिस्ट of 3 identical lamps connected to a battery as shown in figure. When the switch is closed, then the intensity of the lamps A and B, so A and B, जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, इंटेंसिटी इसकी और इसकी इंटेंसिटी के बारे में पूछा है। सपोज ये स्विच क्लोज करते हैं, तो पहले तो क्लोज नहीं था, मीन्स इनिशियली करंट फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट में, ए बी सी सब में। स्विच क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका फर्स्ट जो ए बल्ब है, देन बी बल्ब है, और ये बैटरी है। एस स्विच आपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन दे दिया, तो सर्किट यहां पर शॉर्ट हो गया। अब जो करंट फ्लो होगा वो ए और बी से होता हुआ अगेन बैटरी में रिवर्स आ जाएगा। मीन्स सी की तरफ कोई करंट नहीं है। I इक्वल्स टू 0 इन सी बल्ब, तो सी बल्ब की तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। बट ये पूछ रहा है आपसे क्लोज्ड, देन द इंटेंसिटी ऑफ लैम्प्स ए एंड बी। सो लैम्प्स की इंटेंसिटी पर क्या रिलेशन होगा, क्या डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। सो सबसे पहले आप देखें कि जब तीनों बल्ब्स यहाँ पर तीनों बल्ब्स वर्क कर रहे थे, बैटरी का पोटेंशियल V है, तीनों सीरीज में है, तो तीनों पर पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा V/3, V/3 एंड V/3 है। तीनों पर इक्वल, बिकॉज तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, पोटेंशियल ड्रॉप तीनों पर सेम होगा। बट यहाँ पर जब ओनली 2 A एंड B बल्ब्स ही आपके यूज हो रहे हैं यहाँ पर, सो इन बल्ब्स पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2 एंड V/2, V/2 एंड V/2, राइट। सो बल्ब की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर। सो जो पहले वोल्टेज ड्रॉप था वो V/3 था, अब स्विच क्लोज करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गया V/2। सो पावर या इंटेंसिटीज का कंपैरिजन हम कर सकते हैं P1/P2। सो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, P1 के लिए आएगा V1 स्क्वायर, P2 के लिए आएगा V2 स्क्वायर। V1 की वैल्यू है V/3, इनिशियली वोल्टेज V/3 था, सो V स्क्वायर बाई 9, और V2 हो गया, अब ओनली 2 बल्ब्स बचे हैं तो V/2, सो V स्क्वायर बाय 4। सो P1/P2 का रेशियो है 4/9। सो P2 मीन्स फाइनल पावर और फाइनल इंटेंसिटी होगी 9/4 P1। 9/4 मीन्स 2.25 P1. So power now increases more than 2 times. So correct option होगा इसमें, power और intensity will increase by more than 2 times. Correct option होगा C. Next, question number 9. A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil of a transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2200 volt and 50% of power is lost, then the current in the secondary coil is. So ट्रांसफार्मर के लिए आपको बोला है कि जो भी पावर इनिशियल है, मीन्स प्राइमरी पावर, इनिशियल पावर 50% इसका लॉस्ट हो गया, so मीन्स रिमेनिंग होगा हाफ पार्ट लॉस हो गया, इट विल बी P फाइनल। सो P इनिशियल V1 I1 अपॉन 2, P फाइनल V2 I2। आपको इसमें V1 गिवन है, V2 गिवन है, I1 गिवन है, I2 पूछा है। सो I2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 है 220, I1 है 5/2, V2 गिवन है 2200 वोल्ट इंटू I2। सो I2 आपसे पूछा है, तो 220 से 220 कैंसिल करें, यहाँ पे 10 आएगा। सो 10 को इधर डिवाइड करेंगे तो 5/2 ये 2.5 होगा। सो 2.5/10 इक्वल्स टू I2। सो I2 की वैल्यू होगी 0.25 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. The diagram shows a square loop of side 0.5 meter and resistance 10 ohm. The magnetic field
has a magnitude of 1 Tesla, the work done in pulling the loop out of the field slowly and uniformly in 2 seconds. So इसमें आपसे वर्क डन पूछा है, इसको पुल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W आपसे पूछा है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको पुल आउट करना है, तो उसकी साइड जो है लूप की साइड वो है L की वैल्यू गिवन है, तो पुल आउट करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, F इंटू L। बट ये जो फोर्स यहां पर जनरेट होगा वो हमें पहले निकालना पड़ेगा, जो फोर्स जनरेट होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मोशन है, इसको पुल आउट करेंगे, इसकी वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, इसको पुल आउट करोगे तो उसकी वेलोसिटी जो मिलेगी आपको, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना पुल करेंगे, L, इसकी जो साइड है स्क्वायर लूप की, अपॉन टाइम, ये इसकी वेलोसिटी है, V इक्वल्स टू L/T। सो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इससे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, BVL। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है 1 टेस्ला, V की जगह आप पुट करोगे L/T इंटू जो साइड है इसकी है ये L है इंटू L। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा L²/T, टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड्स गिवन है। सो L की वैल्यू है 0.5 मीन्स हाफ इंटू हाफ 1/4, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 1/8 वोल्ट, 1/8 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया हमने, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद आप देखो डायग्राम शोज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड एंड स्क्वायर लूप साइड की जो लूप साइड जो है स्क्वायर लूप की लेंथ और साइड का ही रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये जो साइड है आपकी ये वाली, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, इसकी वैल्यू EI है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R मीन्स 1/8, रेजिस्टेंस है 10, सो करंट हो गया 1/80 एम्पियर, ये करंट इंड्यूस हुआ। सो इस ब्रांच में करंट इंड्यूस हो गया, करंट की वैल्यू आपने लिख दी I। सो ये जो ब्रांच है आपकी ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो साइड है, इसमें करंट इंड्यूस हो गया I, लेंथ इसकी L है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यहाँ पे B। सो BIL, बिल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स होता है BIL, इस साइड पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं BIL। सो B की वैल्यू अगेन 1, करंट की वैल्यू 1/80 और L की वैल्यू है हाफ मीन्स 1/2। सो अगेन फोर्स की वैल्यू आ गई 1/160 न्यूटन, ये फोर्स है। और ये फोर्स लगेगा इस ब्रांच पर इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इंड्यूस्ड फोर्स या आप कह सकते हैं ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस तरह से लगेगा जो इस लूप को बाहर निकलने से अपोज करेगा। बट आपको इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के बाहर निकालना है। एक्सटर्नल फोर्स आपने लिखा है F विच इज इक्वल्स टू FM। जितना अपोजिंग फोर्स मैग्नेटिक लगेगा उतना ही फोर्स आपको इसको लगाकर इसको बाहर खींचना पड़ेगा। सो फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, तो ये फोर्स ये वाला फोर्स है, इक्वेशन 2 फोर्स ये वाला है। और लेंथ जो है कितना शिफ्ट करना है आपको, इसकी जो साइड है वो भी आपको गिवन है। सो W की वैल्यू आएगी यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू है 1/160 इंटू लेंथ अगेन 1/2, सो ये आएगा 1/W की जो वैल्यू है कैलकुलेट करें 1/320। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 1/320, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका A। Now next question number 11, two positive ions each carrying a charge Q are separated by distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. So किसी आयन से अगर किसी आयन पे पर चार्ज की बात करें तो जो पहला आयन है, टू पॉजिटिव आयन्स हैं, ये फर्स्ट आयन ये सेकेंड आयन, इन दोनों पर चार्ज है Q एंड Q इक्वल्स टू होता है N इंटू E, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू E। सो जो फोर्स होगा F बिटवीन टू आयन्स होगा KQ² अपॉन डिस्टेंस गिवन है D, तो D²। सो यहाँ से K की वैल्यू पुट करें,
F इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहां से आप Q की वैल्यू फाइंड करें। Q की वैल्यू होगी 4πε0 डी स्क्वायर F अंडर रूट में, ये वैल्यू है। और Q की वैल्यू होती है, आपको पता है Q इक्वल्स टू N, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो N की वैल्यू पूछिए आपसे, सो अंडर रूट में लिखना है तो 4πε0 डी स्क्वायर F, E डिवाइड करेंगे अपॉन E आएगा, अंडर रूट में लेंगे तो इसको E स्क्वायर लिख सकते हैं आप। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 4πε0 एफ डी स्क्वायर बाई E स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a hollow insulating conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of a sphere? So hollow insulating conducting sphere है, so ये है आपका कंडक्टर, ये जो आपको दिया है स्फीयर ये कंडक्टर है, और कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दिया आपने 10 माइक्रोकूलम। सो 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज होगा वो होगा इसकी सरफेस पर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर। इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है, इनसाइड चार्ज जीरो है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। सो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर का इनसाइड है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। Question number 13, a particle is kept at rest at a distance r above the earth's surface. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return is। अब आप देखो इसमें एस्केप वेलोसिटी आपने पढ़ा है, एस्केप वेलोसिटी आप करते हो सरफेस से प्रोजेक्ट करते हो, बट यहां पर आपको बोला है सरफेस से r हाइट पर, सरफेस से r हाइट पर। तो आप देखें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगी 2r, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। इसको आपको प्रोजेक्ट करना है इनफाइनाइट पर, इसको आप स्पीड देंगे, यहां से स्पीड है v, ये चला जाएगा इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर एनर्जी होती है जीरो। सो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, u इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल, u फाइनल मीन्स इनफाइनाइट पे आपको उसको एस्केप कराना है, प्रोजेक्ट करना है, सो दैट इट डज नॉट रिटर्न, तो इनफाइनाइट पहुंचाना है। इनिशियली इस जगह पर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे v स्पीड से, और इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी -gmm अपॉन r प्लस हाइट, और हाइट की वैल्यू कितनी है वो भी है r, इक्वल्स टू इनफाइनाइट पहुंचेंगे तो एनर्जी हो जाएगी जीरो। सो m से m कैंसिल करके हम यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2gm अपॉन r, हाइट कितना है r, सो यहाँ पर होगा r प्लस r 2r, सो वैल्यू होगी gm बाय r। सो v स्क्वायर की वैल्यू होगी gm बाय r, तो v की वैल्यू होगी अंडर रूट gm बाय r, v इक्वल्स टू होगा अंडर रूट gm बाय r। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका C, करेक्ट ऑप्शन इज C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for the some time, after which it deaccelerates at constant rate beta and comes to rest. If total time elapses t, then the maximum velocity acquired by the car is। पहली बात देखें आप, 1D मोशन का ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों आपको एक साथ दे रखे हों, उस क्वेश्चन को आप ग्राफ से करेंगे। ग्राफ से करते हैं, ये स्पीड v और ये है टाइम। रेस्ट से स्टार्ट होता है, u जीरो है, यहां से ये a टू b ये एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा। b टू c ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन गिवन है माइनस बीटा। सो स्टार्ट होगा जीरो से, b पर पहुंचेगा, यहां पर जो इसकी स्पीड होगी वो होगी v मैक्स। सो a टू b की बात करें अगर हम, a टू b रेस्ट टू मैक्सिमम स्पीड, सो टाइम जो यहां पर इलैप्स होगा, टोटल टाइम t है, बट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए टाइम t1 सपोज कर लें, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन मोशन के लिए टाइम t2 सपोज कर लें, जिसकी वैल्यू होगी t माइनस t1। सो दो मोशन होंगे दो पार्ट में, पहला होगा a टू b एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करें,
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो फाइनल स्पीड होगा v मैक्स। इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है, टाइम t1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड पार्ट जो है वो रिटार्डेशन मोशन का है, b2c। सो b2c के लिए अगेन फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, v फाइनल स्पीड 0 है बिकॉज फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। b पर स्पीड थी v मैक्स, तो v मैक्स लिख दिया। a की वैल्यू है माइनस बीटा, और जो टाइम यहां पर सेकेंड लगा, सेकेंड पार्ट जो b2c के लिए था, दैट विल बी t माइनस t1। सो v मैक्स की वैल्यू यहां से हम अगर निकालते हैं तो यहां आती बीटा t माइनस बीटा t1। सो v मैक्स की वैल्यू यहां पर भी है फर्स्ट इक्वेशन से, वो है अल्फा t1, और v मैक्स की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में भी है, वो है बीटा t माइनस बीटा t1। सो आप यहां पर t1 को एलिमिनेट करना है। t1 को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, और t1 को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो v मैक्स अपॉन अल्फा। t1 की वैल्यू है v मैक्स अपॉन अल्फा। सो यहां पर देखो v मैक्स इक्वल्स टू, यहां पे लिखा है बीटा t माइनस बीटा, और t1 की वैल्यू यहां से लिखेंगे वो होगा v मैक्स अपॉन अल्फा। सो यहां से आप v मैक्स सॉल्व करेंगे तो v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा D, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स इज डिटरमाइंड यूजिंग। सो टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आपने रिलेशन पढ़ा है लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू वीन्स कॉन्स्टेंट। सो टी फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, टी इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा m। सो ये जो रिलेशन है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिला। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 moles of an ideal gas at 300 Kelvin were cooled at a constant volume so that the pressure is reduced to half of initial value. Then as a result of heating at constant pressure, the gas expands till it attains the original temperature. The total heat absorbed by the gas is, if R is the gas constant. So ऑप्शन आपका R की फॉर्म में है। सबसे पहले आप देखें, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये आपका पहला स्टेप है, यहां से फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप यहां से लेकर यहां तक है फर्स्ट। देन सेकेंड स्टेप हीटिंग अगेन एक्सपेंड, ये सेकेंड स्टेप है, दिस इज सेकेंड स्टेप। दोनों स्टेप्स हैं। सो दोनों का यूज करते हुए हम सॉल्व करें इसको। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट प्रोसेस में आप देखो कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम है, 2 मोल गैस है, n इक्वल्स टू 2 मोल गैस, T1 टेम्परेचर है 300 केल्विन, कूल्ड हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो V इक्वल्स टू कांस्टेंट, V कांस्टेंट है। देन heating of constant pressure, next process, then pressure is reduced to half the initial value. So pressure P2 reduced to half of initial value P1 by 2. So ये given values हैं, तो हमें यहाँ पे constant volume पर हमें निकालनी है heat, because ये cool हो रहा है, heat की value reject करेगा। So constant volume पे heat का फॉर्मूला होता है delta Q equals to N CV delta T, right? NCV delta T. So delta T means temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो आप गैस इक्वेशन यूज करें, P1 V1 इक्वल्स टू nRT1, राइट? सो प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, कांस्टेंट वॉल्यूम है बट प्रेशर आपका हाफ हो गया। सो P2 जो होगा, P2 इज P1 by 2, प्रेशर हाफ हो गया, वॉल्यूम वही रहेगा सेम, देन टेम्परेचर बिकम्स T2। सो P1 V1 की वैल्यू nRT1 है, सो P1 V1 इक्वल्स टू nRT1 यहाँ रख दें। सो ये आएगा nRT1 अपॉन 2 इक्वल्स टू nRT2। सो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हुए हमने सबसे पहले तो फाइनल टेम्परेचर निकाला जो इनिशियल टेम्परेचर का हाफ है,
और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, मींस फाइनल टेम्परेचर होगा 150 केल्विन। सो T2 इक्वल्स टू है 150 केल्विन, राइट। सो अगर T2 आपको पता है, T1 आपको पता है 300 केल्विन, T2 आपने निकाल दिया, तो T2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा 150 केल्विन। सो फर्स्ट प्रोसेस में डेल्टा Q1 इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, CV की वैल्यू अभी इनपुट नहीं कर रहे हैं, बट डेल्टा T। सो डेल्टा T बिकॉज कूल हुआ है, फाइनल टेम्परेचर होगा 150, इनिशियल टेम्परेचर था 300, सो डेल्टा Q1 इज यहाँ 150 होगा माइनस 300 CV, ये आएगा आपका डेल्टा Q1। जब गैस कूल होती है तब हीट नेगेटिव आ रही है, हीट रिजेक्ट करेगा। देन अब आप इसको अगेन हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकेंड प्रोसेस में चलें तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट कर रहे हो इसको, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो डेल्टा Q2 जो हीट प्रोवाइड करेंगे गिवन होगी, उसकी वैल्यू होगी NCP डेल्टा T, राइट। सो N की वैल्यू यहां पर है आपके पास 2 CP डेल्टा T, मीन्स आपका टेम्परेचर फाइनल 150 हो गया था, 150 से अगेन ओरिजिनल टेम्परेचर पे ले जाना है, मतलब 300 पे ले जाना है। तो फाइनल टेम्परेचर होगा 300, इनिशियली था 150, 150 से उठाया 300 तक ले गए एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पे ये भी 150 आएगा, 150 इंटू 2 CP। सो डेल्टा Q2 जो होगा इसकी वैल्यू आएगी 150 मीन्स आपका आएगा 300 CP। सो ये डेल्टा Q2 है, ये है माइनस 300 CV डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 होगा 300 CP। सो नेट हीट जो होगी Q नेट वो आपका डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 से निकालोगे, तो दोनों की हीट को ऐड कर दें। सो माइनस 300 CV, ये है प्लस 300 CV। सो नेट हीट इस तरफ लिख देते हैं हम, नेट हीट। सो नेट Q नेट होगा, सबसे पहली वैल्यू डेल्टा Q1, डेल्टा Q1 है माइनस 300 CV, तो माइनस 300 CV प्लस 300 CP Q नेट। सो Q नेट की वैल्यू में से आप 300 कॉमन लेंगे, 300 कॉमन लेंगे, पहले आप CP लिखो, CP माइनस CV। सो CP माइनस CV इक्वल्स टू क्या होता है R। सो Q नेट की वैल्यू आएगी 300 इंटू R, CP माइनस CV की जगह R लिखोगे। सो नेट हीट जो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, नेट हीट वो होगी 300 R। सो करेक्ट ऑप्शन होगा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if 50 calorie of heat is supplied to the system containing 2 mole of an ideal monoatomic gas as shown in figure, then the rise in temperature। सो आप देखो गैस कौन सी मोनोएटॉमिक गैस है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 कैलोरी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर में राइज जो होगा वो हमें निकालना है। सो टेम्परेचर का राइज जो होगा वो DT या डेल्टा T हमें निकालना है। सो आप देखोगे इसमें, इसके लिए 50 कैलोरी हीट सिस्टम कंटेनिंग 2 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गिवन फिगर है, राइज इन टेम्परेचर आपसे पूछा है। सो हीट के लिए आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हीट के लिए, हीट के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहां पर वो होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। प्रेशर यहाँ पे P0 गिवन है, ये पिस्टन यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो है P0। सो P0 फिक्स प्रेशर है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर आप यही हीट का फॉर्मूला यूज करते हैं, NCP डेल्टा T। सो डेल्टा Q गिवन है 50 कैलोरी, कैलोरी यूनिट में चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है CP, और डेल्टा T आपसे पूछा है। सो डेल्टा T हमें अगर फाइंड करना है तो 2 से 50 कैंसिल होगा, सो 25 अपॉन CP। CP की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको CP और CP की वैल्यू पता है, CP की वैल्यू होती है 1 प्लस F/2 इंटू R। CV की वैल्यू F/2R, CP की वैल्यू होगी 1 प्लस F/2R। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3। सो CP की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3/2 इंटू R। सो एलसीएम लिया 2, सो 5 अपॉन 2R। CP की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 5 अपॉन 2R। ये आप यहाँ पे पुट करेंगे। सो डेल्टा T की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 25 अपॉन CP की वैल्यू है 5/2R, 2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 5 से कैंसिल करें
5 से कैंसिल करेंगे 25, 5 आएगा। आर की वैल्यू गिवन है 2, आर की वैल्यू 2 है तो 2 और आर कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 5। सो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा 5 केल्विन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A bar magnet is cut into two equal halves by a plane parallel to magnetic axis. The following physical quantities, the one which remains unchanged. So आप देखो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसको आप कट करते हैं इसको, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है m इंटू एल, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ होती है m प्लस m माइनस m, ये लेंथ होती है। अगर आप कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होती है, कट करेंगे लेंथ भी चेंज हो सकती है, लेंथ भी चेंज होती है कट करते हैं तो। अब आप कट कितना ही पार्ट कर लें, इसको कितने ही पार्ट्स में कट कर लें, मटेरियल आपका सेम रहेगा। कट करने से मटेरियल चेंज नहीं होता, मटेरियल सेम होगा, मीन्स मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी। सो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज करोगे इस मटेरियल को, इंटेंसिटी जो डेवलप होगी इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। कट करने से मटेरियल चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ वायर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कंसिडर द पोर्शन ऑफ वायर बिटवीन 0002 to 444। सो अ मैग्नेटिक and the magnetic field given by B applied given है, exists in the region. The force acting on the given portion the wire is. So force on magnetic force on current carrying wire, इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है रिलेशन I B क्रॉस L, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, whose length is L and the which is placed in magnetic field B. B आपको गिवन है। सो सबसे पहले आप L की वैल्यू निकालें। L यहाँ पर क्या होगा, वायर यहाँ से स्टार्ट है ओरिजिन से और यहाँ पर एंड होता है। सो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को आप डायरेक्ट ज्वाइन करो, ये आपका L वेक्टर होगा, राइट। सो L वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर होगी, बिकॉज ये 4 है और इनिशियली 0 पॉइंट है। सो L की वैल्यू होगी 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये लेंथ है। इस लेंथ को आप मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन ऑफ वायर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज I B क्रॉस L। सो B मैग्नेटिक फील्ड गिवन इन वेक्टर फॉर्म। लेंथ हम निकालें, सो लेंथ जो आएगी इन वेक्टर फॉर्म, ये आएगी, वायर का पोर्शन यहां से स्टार्ट है और इस पॉइंट तक की इसका एंडिंग पॉइंट है। सो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट वायर की लेंथ के लिए जो वेक्टर आएगा दैट इज 4, फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट 0 है। सो लेंथ विल बी 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। सो फोर्स निकालना है, फोर्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, करंट गिवन है 2 एम्पियर, तो 2 लिख दिया। B की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू देखें आप 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सो इसमें से 10 टू पावर आप माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, पहले से ही 10 टू पावर माइनस 4 लिख दें कॉमन। सो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 ये आप कॉमन ले लें, तो B की वैल्यू में आएगा 12i कैप प्लस 2j कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है लेंथ के साथ, तो लेंथ का जो वेक्टर है वो आपको पता है, ये लेंथ का वेक्टर है। इसमें से भी आप कॉमन लें तो 4 आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो लेंथ जब मैं लिखूंगा 4 तीनों में कॉमन है, तो मैंने 4 आपका कॉमन ले लिया। अब मैं लेंथ की वैल्यू लिखूंगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये लेंथ की वैल्यू है। सो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप देखें, मैग्नेटिक फोर्स 4 इंटू 2 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, देन मैग्नेटिक फील्ड 12i कैप प्लस 2j कैप, देन लेंथ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो आपको दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन इसका वो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट इन द एड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। इसमें एक जो वर्ड यूज कर रहे हैं एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन का मतलब बार मैग्नेट के लिए ये एक्सियल पॉइंट के लिए है, इट इज फॉर एक्सियल पॉइंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन जो है ये आपके इक्विटोरियल पॉइंट के लिए है, इक्विटोरियल, राइट। सो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है। सो बी एंड ऑन पोजिशन अपॉन बी ब्रॉड साइड पोजिशन। सो एक्सियल पॉइंट पे या बी एंड ऑन पोजिशन के लिए आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड 2m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, और एक्सियल हो गया तो बी ब्रॉड ऑन पोजिशन के लिए इक्विटोरियल पॉइंट के लिए m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। सो ये रेशियो आता है 2:1। ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 2:1। एंड ऑन टू ब्रॉड साइड पूछा है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा 2:1। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A stone is released from an aeroplane which is rising with upward acceleration of 5 meter per second. Here g equals to 10 meter per second square. 2 seconds after the release, the separation between stone and the aeroplane will be. So, एरोप्लेन से अगर आप स्टोन रिलीज करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट से आपने, जैसे प्लेन आपको दिया हुआ है, तो एरोप्लेन का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से आपने एक स्टोन रिलीज किया, राइट, स्टोन आपने इसे रिलीज कर दिया, स्टोन डाउनवर्ड्स जाएगा, एक्सेलरेशन होगा इसका ए जी डाउनवर्ड्स होगा। 2 seconds आफ्टर द रिलीज द सेपरेशन बिटवीन स्टोन एंड द एरोप्लेन। 2 सेकेंड बाद आप देखेंगे स्टोन की पोजीशन ये होगी, स्टोन डाउनवर्ड्स आ जाएगा, और एरोप्लेन की पोजीशन इस तरह से होगी, एरोप्लेन अपनी जगह से अपवर्ड मूव कर जाएगा, ये एरोप्लेन का मूवमेंट होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड स्टोन पूछा है। सो इस पोजीशन से बात करें तो ये डाउनवर्ड जाएगा स्टोन तो, और एरोप्लेन अपवर्ड जाएगा। एरोप्लेन की जो डिस्टेंस होगी इसको लिख रहे हैं अपन एस ए, और स्टोन की जो डिस्टेंस है इसको लिख रहे हैं अपन एस एस, राइट। सो टोटल डिस्टेंस होगी एस ए प्लस एस एस। सो डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड स्टोन दैट विल बी एस ए प्लस एस एस। सो एरोप्लेन का एक्सेलरेशन है 5, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो हाफ एरोप्लेन का एक्सेलरेशन है 5 इंटू टाइम कितना दिया है आपको 2 सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू आपको 2 सेकेंड्स लेनी है। 2 का स्क्वायर मीन्स 4, प्लस स्टोन का डाउनवर्ड्स में मूवमेंट जो होगा हाफ, स्टोन का एक्सेलरेशन है जी मीन्स 10 प्लस टी स्क्वायर मीन्स 4। क्लियर। सो 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, सो 5 इंटू 2 इधर तो आएगा 10 मीटर, प्लस 10 इंटू 2 इधर आएगा 20 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड एरोप्लेन विल बी 30 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। नाउ नेक्स्ट, एन आर्टिलरी पीस विथ consistently shoots its shell with the same muzzle speed has a maximum range r. To hit a target which is r/2 from the gun on the same level, the angle of elevation of the gun should be. Means आप देखो मैक्सिमम रेंज r है, अब आपको टारगेट करना है, मतलब रेंज आपको रखनी है r/2, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा है, थीटा, राइट। सो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, मैक्सिमम रेंज जो 45 डिग्री पर होती है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है u²/g। अब जो रेंज आपको रखनी है उसकी वैल्यू है r/2। सो नॉर्मली जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है u²
साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर रेंज का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाय जी। सो ये जो रेंज है ये आपको बोला गया है मैक्सिमम रेंज की हाफ होनी चाहिए, आर मैक्स बाई 2। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू आर मैक्स की वैल्यू है यू स्क्वायर अपॉन 2g। स्पीड आपकी सेम है तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू है यहाँ पर हाफ, और साइन में हाफ किस एंगल की वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 डिग्री। सो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी 15 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ रॉड लेंथ AB is moving with ends remaining in contact with frictionless wall and floor. If at the instant shown the velocity of the end B is 3 meter per second towards the negative x direction. So B point की velocity towards negative x direction, that will be 3, and the magnitude of the velocity of end A will be, इस end की velocity आपसे पूछा है VA, और B पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। सो आप देखें अगर B पॉइंट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये x के साथ, x मतलब डिस्टेंस अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, सो VB की वैल्यू हम लिखेंगे dx बाई dt, और VA की वैल्यू लिखेंगे हम dy बाई dt। सो आप देखो यहाँ पर इस जो आपके पास रॉड है इसकी लेंथ L है, ये y है, ये x है, ये L है। सो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस हम लगाएं, L स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो इस कांस्टेंट, ये आपको पता है ये रिलेशन है इन तीनों के बीच में। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो VB यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो VA पुट कर सकते हैं, और L आपको पता है कांस्टेंट है, L इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो रॉड की लेंथ है वो कांस्टेंट है। सो यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, बट वो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx बाई dt लिखना पड़ेगा। देन प्लस y स्क्वायर का होगा 2y, देन यहां पर आएगा dy बाई dt। क्लियर। सो आपको पूछा था dy बाई dt, सो dy बाई dt की वैल्यू देखें आप, dy बाई dt की वैल्यू होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x अपॉन y dx बाई dt। क्लियर। सो dy बाई dt है VA जो आपसे पूछा गया है, इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y और dx बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू है VB, और x अपॉन y की वैल्यू हम यहां से इस ट्राइंगल से x अपॉन y की वैल्यू यूज कर सकते हैं। आप देखें x अपॉन y, x क्या है, बेस है, y परपेंडिकुलर है। सो आप इस ट्राइंगल से अगर आप देखें tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है y अपॉन x, tan 60 होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू y अपॉन x। सो y अपॉन x की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर x अपॉन y है, तो y अपॉन x की वैल्यू √3 है, तो x अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन √3 होगी। सो VB की वैल्यू गिवन थी 3 बाय √3, इट विल बी √3 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए पॉइंट की वेलोसिटी का वो होगा √3 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg lies on horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. The acceleration of the truck is 5 meter per second square. Find the frictional force acting on the block is. So यहां पर अगर आप देखें ये ट्रक के लिए बोला गया है, इस ट्रक में एक ब्लॉक प्लेस्ड है, कहां पर, इसके सरफेस पर ये ब्लॉक प्लेस्ड है। ट्रक का एक्सेलेरेशन गिवन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आप देखो इस ब्लॉक के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर फ्रेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से आगे जाता है
तो ब्लॉक पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट होता है, स्यूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू होती है उसकी MA। सो जो स्यूडो फोर्स यहाँ पर इस ब्लॉक को मिलेगा जो उसको पीछे की तरफ पुश करता है, उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें F = ma से। सो मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, मास ऑफ द ब्लॉक 1 है। सो 1, एक्सेलरेशन कितना है 5, ये 5। सो स्यूडो फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो होगा 5 न्यूटन का। अब ये स्यूडो फोर्स 5 न्यूटन का एक्ट होता है और इसको पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करता है, बट फ्रिक्शन जो होता है यहाँ पर, फ्रिक्शन यहाँ पर अपोज करता है। फ्रिक्शन F जो होगा, फ्रिक्शन वो अपोज करेगा और इसको गिरने नहीं देता, बिकॉज ब्लॉक जो है इस ट्रक में रेस्ट पर है, राइट। सो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्यूडो फोर्स की वैल्यू के इक्वल होगी। सो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर जितना एक्टिंग फोर्स स्यूडो फोर्स है उसके इक्वल होगी। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आएगी 5 न्यूटन। अवेलेबल फ्रिक्शन अगर आप निकालेंगे तो अवेलेबल जो होगा फ्रिक्शन वो आप निकाल सकते हैं F = μmg से, सो μmg से अगर आप फ्रिक्शन निकालेंगे, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, सो अवेलेबल फ्रिक्शन जो होगा वो तो है 6 न्यूटन का, बट यहां पर जो एक्टिंग फ्रिक्शन है, एक्ट जो हो रहा है, एक्टिंग फ्रिक्शन जो होगा वो स्यूडो फोर्स के इक्वल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 5 न्यूटन। Now next, an alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. So the distance of closest approach is, यहाँ पर यूरेनियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 92। सो यूरेनियम का न्यूक्लियस लें, अल्फा पार्टिकल 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। इसकी एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी गिवन है आपको, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कह लें अपन, मूव करके आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये अप्रोच करेगा इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन मिलता है। तो जहां तक ये अप्रोच कर सकता है वहां पर आके एक बार स्टॉप होगा, देन ये रिपेल हो जाएगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन हमें लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस टाइम इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम देखें, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो इस टाइम जो यहाँ पर हम बात करें इसकी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी क्लोजेस्ट अप्रोच पे जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ वो हम R सपोज कर लें, तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्लोजेस्ट अप्रोच के आने पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है आपको। पोटेंशियल एनर्जी जो इनके अप्रोचिंग की होगी, क्लोजेस्ट अप्रोच की, वो आएगा K Q1 Q2, दोनों चार्ज हैं, दोनों में चार्ज दे रखा है आपको, अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K कूलम्स कांस्टेंट है, 9 × 10⁹। Q1 अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज होगा 2e। Q2 यूरेनियम है, यूरेनियम में चार्ज होगा 92e, क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है, 92e। अल्फा में 2 प्रोटॉन है, 2e अपॉन R। तो यहां से कैलकुलेटिव पार्ट है इसका। सो यहां से आप कैलकुलेशन करके R की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो R की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका ऑप्शन मिलेगा सॉल्यूशन के बाद 5.3 × 10⁻⁻14। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका C।